हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए यार, मैं बार बार वही एग्जांपल लिख के टाइम को कंज्यूम नहीं करना चाहता फालतू का चीज़ें। तो आई होप कि आप शुरू से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। और ये पिछला वाला जो लेक्चर है उसी का हमने यहाँ पर कोडिंग लिखा हुआ है। ओके, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स क्लास बनाया था जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बनाया था। एक ये प्राइवेट फील्ड में था। दो हमने फंक्शन बनाया था जिससे हम वैल्यू को रख सकें और वैल्यू को प्रिंट कर सकें। फिर हमने यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। C1 डॉट सेट कॉम्प्लेक्स करके वैल्यू को सेट कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह C2 के लिए कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली रन करूँ एक बार प्रोग्राम को, तो जो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज इनपुट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। मैं इनपुट करता हूँ 1 और 2, तो 1 + I2 प्रिंट हो गया है। 3 4, तो यहाँ पर इस तरह से हमारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। लेकिन जो अब यहाँ पर आप समझिए, जब हमने C1 को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया, C1 को यूज करके सेट कॉम्प्लेक्स को कॉल किया, तो सेट कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ये इनपुट वाला स्टेप लिख रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम सेट कॉम्प्लेक्स को वैल्यू तो पास भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पास कर सकते हैं। तो लेट से मैं यहाँ से 3, 4 पास कर रहा हूँ, तो इस फंक्शन में मुझे वैल्यू रिसीव करना पड़ेगा एक्स एंड वाई नाम से, है ना। और इस एक्स को मैं रियल में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रियल इक्वल टू एक्स। अब जैसे ही हमने लिखा रियल, तो ये रियल C1 का माना जाएगा, क्योंकि C1 ने सेट कॉम्प्लेक्स को कॉल किया है। तो जो कॉलर ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर C1 है, C1 क्या है, C1 एक कॉलर ऑब्जेक्ट है। तो कॉलर ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को जो फंक्शन होते हैं डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। तो हमने लिखा रियल, तो ये रियल C1 का माना जाएगा। और C1 के एक्स में क्या चला जाएगा, C1 के रियल में एक्स चला जाएगा। जो भी वैल्यू यहाँ से हमने पास की 3, तो इसमें 3 चला जाएगा। इसी तरह से मैं इमेजिनरी इक्वल्स टू वाई कर देता हूँ, है ना। तो क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट में जो C1 का है उसमें y चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं फंक्शन, क्योंकि फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। फंक्शन में हम वैल्यू पास कर सकते हैं, फंक्शन से हम वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। उस बेसिस पर हमने 4 टाइप के फंक्शन देखे थे, तो वो चारों टाइप आप जरूर देखें। इसी तरह से जब C2 के लिए मैं सेट कॉम्प्लेक्स को पास कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी मुझे वैल्यू पास करना पड़ेगा। लेट से हमने पास कर दिया 6, 7, और यहाँ से हमने वैल्यू पास कर दिया। तो हमारा फिर से जो कॉम्प्लेक्स वाला फंक्शन है उसको कॉल करने पर हमारी वैल्यू इस तरह से प्रिंट कर देगा। तो अपने अकॉर्डिंग यार, आपको आफ्टर ऑल इनपुट चाहिए इसमें कुछ ना कुछ। तो चाहे आप यूजर से इनपुट लें या इस फंक्शन में पास कर दें, कुछ भी करें, आपका जो मन हो करें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ ये सब आपको एकदम मतलब कि कुछ भी नहीं है ये। ओके, अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जो C1 है यहाँ पर, मैं एक काम करता, मैं इसको हटा ही देता हूँ, एक वाले को मैं यहाँ पर सिर्फ C1 रखता हूँ। तो C1 के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में क्या चला गया है, 3 और 4। अगर उसको हम प्रिंट करना चाहें तो इस कॉम्प्लेक्स से हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो C1 के रियल पार्ट में वैल्यू है जो कि 3 होगी, उसको मुझे वो वैल्यू मुझे इस मेन फंक्शन के अंदर चाहिए। वो वैल्यू मुझे मेन फंक्शन के अंदर चाहिए। तो मैं तो C1 डॉट रियल तो लिख नहीं सकता, ऐसा तो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि रियल जो है बना है ये वेरिएबल, ये प्राइवेट फील्ड में है, तो ऐसा तो हम नहीं लिख सकता। लेकिन उसकी मुझे वैल्यू चाहिए, जो C1 के रियल पार्ट में वैल्यू है वो मुझे मेन फंक्शन के अंदर चाहिए किसी भी कारण से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए यार, सिंपल सी बात है। अगर मुझे C1 के रियल को एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू चाहिए, और C1 डॉट रियल करके मैं मेन के अंदर उसे एक्सेस तो कर नहीं सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ गेट रियल नाम से। गेट रियल नाम से अभी मैं इस फंक्शन का रिटर्न टाइप रखूँगा, और जो ये रियल वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा, रियल रिटर्न कर दूँगा। अब रियल किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट हो जाएगा, इंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक मेंबर फंक्शन और बना दिया। ये भी तो एक मेंबर फंक्शन है, जैसे सेट कॉम्प्लेक्स हो कॉम्प्लेक्स है। और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँ, तो जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट के रियल पार्ट की वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो अगर मुझे C1 ऑब्जेक्ट के रियल पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूँगा C1 डॉट, और जैसे ही डॉट लिखा तो ये गेट रियल हमें सजेस्ट कर रहा है। ये फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करके क्या करेगा, दे देगा यार। अगर दे देगा यार तो मैं सिंपली इसको प्रिंट कर देता हूँ यार, तो कुछ करने वाला नहीं हूँ।
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यार कि आप यहाँ पर इस तरह से भी फंक्शन बना सकते हैं कि अगर आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए किसी भी फंक्शन के अंदर, ना कि मेन फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अंदर, तो आप इस तरह से भी फंक्शन बना सकते हैं, वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं और ये वैल्यू यहाँ से प्रिंट भी हो जाएगी, है ना। मैं रन करके दिखा भी दे रहा हूँ आपको यार, उसमें क्या है, यहाँ से 3 रिटर्न होगा तो 3 भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 3 यहाँ से प्रिंट हो रहा है ना। इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक ही बार में सेट करें यार। आप एक फंक्शन और बना लीजिए, है ना। आप एक और फंक्शन बना लीजिए सेट नाम से, लेट से बना लीजिए वायर्ड सेट रियल, सेट रियल बना दीजिए। और सेट रियल में आप क्या करिए, एक वैल्यू को पास करिए रियल को, और यहाँ पर क्या करिए, रियल इक्वल टू आर कर दीजिए। तो जो भी फंक्शन, जो भी ऑब्जेक्ट सेट रियल को कॉल करेगा, कॉल करते समय जो भी वैल्यू पास की जाएगी वो उस ऑब्जेक्ट के रियल पार्ट में वैल्यू चली जाएगी। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने पहले गेट रियल लगाया है, मैं लिखता हूँ C1 डॉट सेट रियल और इसमें मैं पास कर देता हूँ लेट से 10, और 10 पास करने के बाद मैं फिर से ये वाली लाइन चला देता हूँ, फिर से मैं गेट रियल को कॉल कर लेता हूँ। तो आप देखना क्या होगा यार, सिंपल सी बात है, क्या होगा उसमें, क्या है, अब ध्यान से देखना। मैं क्या हो रहा है यहाँ पर, a+3i प्रिंट हो रहा है, 3+4i। फिर हमने गेट रियल किया तो इस वाले का गेट रियल क्या है, 3 है। फिर हमने सेट रियल कर दिया, 10 इसमें सेंड किया था, है ना। अच्छा, हमने लाइन चेंज नहीं किया है यार, आपको कन्फ्यूजन होता होगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, ये सेट रियल जो है इसके बाद मैं लाइन चेंज कर देता हूँ, ओके। इस तरह से इंडल लगा देता हूँ, और जो हमने सेट रियल किया वो 10 किया था, याद रखना। तो 3 और 10 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या किया था, यहाँ पर इस फंक्शन का यूज करके सेट किया था, है ना। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जब हमने प्रिंट किया था सो कॉम्प्लेक्स का यूज करके प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, गेट रियल कॉल किया था, ये वाला चला गेट रियल, तो रियल पार्ट 3 है तो 3 रिटर्न हो गया। फिर हमने सेट रियल को कॉल करके 10 सेट कर दिया, तो 10 सेट हो गया होगा यहाँ पर, है ना। और फिर जब गेट रियल किया तो वो 10 आ गया है। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि 10 को सेट करने के बाद आप C1 डॉट शो फंक्शन को कॉल कर लिए, शो कॉम्प्लेक्स, तो आप देखना 10+4i प्रिंट होगा। 10 को सेट करने के बाद आपने फिर से कॉल किया है, तो देखिए पहले आपने ये था रियल पार्ट रिटर्न हुआ, जब हमने रियल पार्ट को 10 सेट कर दिया, ये सेट कर दिया 10, तो फिर से जब प्रिंट किया तो ये 10+i4 हो गया, और फिर से जब रियल पार्ट को गेट किया तो ये 10 रिटर्न हो रहा है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से कोडिंग करना सीखिए। ज़रूरी नहीं कि आप 2 ही फंक्शन हर बार बनाएं, वैल्यू को उसी का यूज़ करके रखें, है ना। जैसे हमने सेट रियल बनाया है और गेट रियल बनाया है, उसी तरह से आप सेट इमेजिनरी गेट इमेजिनरी बना सकते हैं। और उसके बाद आप इन फंक्शन को हटा दीजिए, इनका काम ही क्या रहेगा। आफ्टर ऑल आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेट करना है, तो उसके लिए सेट रियल और सेट इमेजिनरी वाला फंक्शन काम कर देगा, और जब आपको प्रिंट करना है तो गेट रियल गेट इमेजिनरी वाला काम कर देगा। तो ऐसा भी आप करना सीखें, है ना। ओके, तो अभी मैं काम करता हूँ, मैं इसी तरह से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सेट वाला तो हटा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं हाँ गेट वाला मैं रहने देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से गेट इमेजिनरी एक फंक्शन बनाता हूँ, ओके, गेट img, और यहाँ से जैसे हमने यहाँ से रियल को रिटर्न किया था उसी तरह से इस फंक्शन से मैं क्या करूँगा, इमेजिनरी वाले को रिटर्न करूँगा। तो हमने यहाँ पर देखिए, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा, क्योंकि फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया कि 2 फंक्शन और बनाया है, गेट रियल गेट इमेजिनरी। तो जब भी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए होगा तो सिंपली मैं इन फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है C1 C2, तो C1 के लिए हमने वैल्यू सेट कर लिया, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, C2 के लिए भी मैं वैल्यू को सेट करता हूँ, तो सेट कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पर पास करता हूँ 5+6, लेट से नहीं तो 1, 2 पास कर दे रहे हैं हम लोग, ओके। तो हमने C1 और C2 के लिए वैल्यू सेट कर लिया। C1 में होगा 3 और 4, है ना। मैं आपको डायग्राम से भी, तो C1 में क्या होगा, 3 होगा और
4 होगा इस तरह से, है ना। और C2 में क्या होगा, 1 एंड 2 होगा। तो जो ये C2 है इसमें क्या होगा, 1 होगा और 1 होगा और 2 होगा। अब मान लीजिए कि मैं C1 और C2 का सम करना चाहता हूँ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सम किस तरह से होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं। तो इनका जो सम होगा ये 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा। तो 4 + I 6 हमें मिलना चाहिए, है ना। तो हम ऐड किस तरह से करेंगे ये बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक C3 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। अब ये बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ कि C1 C2 को ऐड करके जो भी रिजल्ट है उसे C3 में रखो। तो अगर मैं C3 = C1 + C2 लिखूँ तो क्या ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे C1 और C2 को ऐड करना है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। अब मैं फंक्शन जो बना रहा हूँ या तो मैं वो फंक्शन इस क्लास के अंदर बनाऊँ या क्लास के बाहर बनाऊँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो फंक्शन मैं एज अ मेंबर फंक्शन बना सकता हूँ या नॉन मेंबर फंक्शन बनाऊँ। तो पहले मैं नॉन मेंबर फंक्शन बनाता हूँ। तो अभी के लिए मैं इस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिख रहा हूँ void, और इसका लेट से मैं नाम रख रहा हूँ सम नाम से, ओके। मैं क्या करूँगा कि इस सम फंक्शन को कॉल करूँगा। अच्छा, सम फंक्शन एक नॉन मेंबर फंक्शन है तो उसको हम डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। ये सम फंक्शन क्या करेगा कि C1 और C2 का जो भी डेटा है उसको ऐड करके रिटर्न करेगा। तो इस सम के अंदर मुझे C1 और C2 का डेटा चाहिए। तो मैं इस सम को कॉल करते समय C1 और C2 में क्या कर रहा हूँ, पास कर दे रहा हूँ। हमने क्या किया, C1 और C2 को मैं कॉल करते समय पास कर दिया, और अगर पास कर दिया तो यहाँ पर आर्गूमेंट्स रिसीव भी करना पड़ेगा। और रिसीव किस तरह की वैल्यू कर रहा है, कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर भी मैं C1 C2 बना लेता हूँ। अब कंफ्यूज मत होना यार, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। ये वाले C1 जो हैं वो C1 C2 वो मेन के अंदर है, ये वाले जो C1 C2 हैं वो सम के अंदर है ना। अब अगर मुझे सम करना है तो C1 का मुझे रियल पार्ट चाहिए, C2 का रियल पार्ट चाहिए, उसको सम करना है। C1 का इमेजिनरी पार्ट चाहिए, C2 का इमेजिनरी पार्ट चाहिए, उसको सम करना है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को पाने के लिए ही तो हमने फंक्शन बनाया है। तो बस मैं लिखूँगा C1 डॉट, जैसे ही हमने डॉट लगाया ये देखो कह रहा है गेट रियल पार्ट, हमने गेट रियल कर दिया, और जो भी आया उसको C2 के गेट रियल से ऐड करना है ना। C2 के गेट रियल से क्या करना है, ऐड करना है। जो ऐड होके आएगा, मान लो मैं उसको कुछ लेट से R नाम से वेरिएबल बना के रख लेता हूँ। हमने R नाम का वेरिएबल बना के रख लिया, ठीक है। फिर क्या करना है, मुझे जो C1 का इमेजिनरी पार्ट है गेट इमेजिनरी, उसको C2 के इमेजिनरी से ऐड करना है गेट इमेजिनरी, है ना। और जो रिजल्ट होके आएगा लेट से मैं इंट आई कर लेता हूँ, उसको स्टोर कर लेता हूँ। हमने स्टोर कर लिया, हमारा सम तो हमने कर लिया। और यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, गेट img सेट img, यहाँ पर क्या टू फ्यू आर्गूमेंट्स इन फंक्शन कॉल, ओके। जो ये गेट इमेजिनरी है इसमें हम कुछ वैल्यू पास तो नहीं करेंगे ना यार, क्योंकि वो वैल्यू सिर्फ रिटर्न करेगा इमेजिनरी पार्ट की, बस। तो हमारा चलो अब देखिए C1 C2 का सम होने के बाद जो रियल पार्ट है वो R में है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो I में है। लेकिन ये R कहाँ जाना चाहिए, R C3 के रियल पार्ट में जाना चाहिए। ये जो I है वो C3 के इमेजिनरी पार्ट में जाना चाहिए, है ना। R वाला C3 के रियल पार्ट में, I वाला C3 के इमेजिनरी पार्ट में। तो ये R और I की वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए, तभी तो मैं C3 में रख पाऊँगा। अच्छा एक बात बताइए आप, क्योंकि ये C3 का टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, हमने बना लिया लेट से C नाम से, हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया C नाम से, तो ये R यहाँ पर ना लिख के मैं C के रियल पार्ट में अगर रखना चाहूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। करने को तो मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि मैं
C3 के अंदर जो रियल है उसको तो एक्सेस कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो प्राइवेट है। वो क्या है? प्राइवेट है, वो प्राइवेट है। तो ऐसे मैं नहीं रख सकता, मैं C के इमेजिनरी पार्ट में ऐसे नहीं रख सकता, है ना। सोचो अगर मैं ऐसा रख सकता और मैं यहाँ से C को रिटर्न कर देता। अब ध्यान से देखना, मैंने C को रिटर्न किया तो C का टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो पहली बात, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी C का डेटा होता वो यहाँ रिटर्न होके आता, जिसको मैं C3 में स्टोर कर लेता। ये कितनी अच्छी बात हो गई है ना। अगर मैं यहाँ पर इस रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस कर पाता तो मैं ऐसा कर लेता बड़े आराम से, और जो भी डेटा रिटर्न होके आता C का, वो C3 में कॉपी हो जाता, क्योंकि दोनों का टाइप सेम है, वो बिल्कुल असाइनमेंट काम कर जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि हम C डॉट रियल C डॉट इमेजिनरी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो C है उसके जो मेंबर वेरिएबल हैं वो यहाँ पर क्या हैं? प्राइवेट हैं। तो हम लोग उसका कुछ दूसरा मेथड निकालते हैं। क्या मेथड निकालते हैं कि हमारे पास एक और भी तो फंक्शन है सेट कॉम्प्लेक्स नाम से, सेट कॉम्प्लेक्स नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, सेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसमें जो भी दो वैल्यू आप लोग पास कर दोगे वो उसी ऑब्जेक्ट के रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेट कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा C डॉट, जैसे मैंने C डॉट लगाया देखिए आ रहा है सेट कॉम्प्लेक्स, और इसमें मुझे पास करना है दो आर्गूमेंट्स। दो आर्गूमेंट्स मतलब वो वैल्यू जो मुझे सेट करनी है। तो ये वाली वो वैल्यू है जिसे मुझे रियल पार्ट में सेट करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पास कर देता हूँ, कामा एक वो ये वाली वैल्यू है, ऐसे मैंने पास कर दिया और इसको मैंने क्या किया? हटा दिया। तो देखिए हमारा काम हो गया ना। देखिए मुझे C के रियल और इमेजिनरी पार्ट में वैल्यू को रखना था, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है तो जो रियल और इमेजिनरी पार्ट में वैल्यू को रख रहा है, हमने कॉल कर लिया और दो वैल्यू को पास कर दिया, है ना। आप इसको अलग अलग भी कर लेते, आप इसको R में स्टोर कर लेते, इसको I में स्टोर कर लेते, और इस फंक्शन में R कामा I को भी पास कर देते, है ना। और अगर मान लो आप इस सेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज नहीं करना चाहते तो आपको दो और फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन रियल पार्ट को सेट करने के लिए, एक फंक्शन इमेजिनरी पार्ट को सेट करने के लिए। तो अभी मैं उसको बताता हूँ, पहले इसको रन करता हूँ। अच्छा, अगर मैं रन कर रहा हूँ तो जो C3 में रिकॉर्ड आया उसको मुझे प्रिंट तो करना पड़ेगा ना। तो C3 के रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए मैं शो कॉम्प्लेक्स को यूज कर ले रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा C3 डॉट शो कॉम्प्लेक्स, है ना। और मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर चलिए रन करता हूँ एक बार, मैं इसको यहाँ पर ऐसे रन कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। तो सम क्या आना चाहिए? 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो 4 + I 6। देखिए यहाँ पर हमारा काम हो रहा है। तो देखिए यार, आपने जो ये मेंबर फंक्शन बनाए इनको आप यूज़ करना सीखो। ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो का पर्पस क्या था कि आपको इन सारी चीज़ों को बताना ताकि आप यूज़ कर पाओ यार, है ना। अब यहाँ पर हमने सेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यूज़ कर लिया है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप दो फंक्शन और बनाइए। आप बनाइए वायर्ड सेट रियल नाम से, और इसमें x को पास करिए, एक आर्गूमेंट्स पास करिए, और रियल में क्या रख दीजिए? x रख दीजिए, है ना। इसी तरह से आप क्या करिए, आप एक और फंक्शन बनाइए, इस बार सेट इमेजनरी बनाइए, इसमें आप y पास कर दीजिए आर्गूमेंट्स, और क्या करिए, इमेजनरी में आप y रख दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। और फिर अगर आप सेट कॉम्प्लेक्स को कॉल नहीं करना चाहते तो आप दोनों फंक्शन को कॉल करिए। C के लिए सेट रियल को कॉल करिए, और रियल पार्ट में क्या पास करना है आपको? रियल पार्ट में C1 और C2 के जो रियल पार्ट का सम है वो पास करना है ना। ये पास कर दीजिए, तो जो C का रियल पार्ट था वो सेट हो जाएगा। अब C के इमेजिनरी पार्ट को सेट करना है तो आप इसको कॉल कर लीजिए, और इसमें क्या पास करना पड़ेगा? C1 और C2 के जो इमेजिनरी पार्ट का सम है आप उसको पास कर दीजिए। ऐसे भी कर लीजिए, आप जैसे मानो वैसे कर लीजिए। और फिर से अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए हमारा काम हो रहा है। तो फिर यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को यूज ही नहीं कर रहे हैं, कभी भी अपने प्रोग्राम में यूज। फिर हमने ये फंक्शन बनाया ही किस लिए? इसको हटा दो यार। जब यूज ही नहीं कर रहे तो बनाने का मतलब क्या? हटा दो। या अगर आप उसको यूज करना चाहते हो ये वाली लाइन, तो फिर यार इन दोनों का यूज नहीं कर रहे हो तो इसको हटा दो। लेकिन क्योंकि मुझे समझाना था तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप यहाँ पर समझिए कि जब हमने इस फंक्शन को एज अ नॉन मेंबर फंक्शन बनाया, ये क्या है?
ये नॉन मेंबर फंक्शन है। तो जब हमने नॉन मेंबर फंक्शन के रूप में बनाया सम करने के लिए C1 और C2 का रिकॉर्ड, तो हमें इतना सारा काम करना पड़ा। लेकिन अगर हम चाहें तो इस सम फंक्शन को एज अ मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं। अब एज अ मेंबर फंक्शन बनाएंगे तो क्या मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।